एवरीवन, वेलकम टू यूजी नेट मंत्रा। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। मेरा नाम खुशी है और हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक को। बट आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, एमसीक्यूज। प्रैक्टिस सेट है ये। जैसा कि आपको पता है कि मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि इस सैटरडे को हम लोग, शनिवार को हम लोग आदिकाल का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। उसमें एमसीक्यूज होंगे जो कि मेरे बनाए हुए हैं। एंड मैंने पूरा ट्राई किया है, मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं अच्छे क्वेश्चन और जिस पैटर्न पे आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं उस पैटर्न पे पूरी कोशिश करूँ रखने की। मैंने पूरा ट्राई किया है और अगर आप भी मेरे साथ आखिरी तक बने रहना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने 30+ क्वेश्चन ही रखे हैं बेसिकली, क्योंकि ये सिर्फ शुक्ल बुक से मैंने क्वेश्चन बनाए इसलिए इतने ही रखे हैं। जब हम आगे और बुक से क्वेश्चंस को ऐड करेंगे तो ये क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। देरी ना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा आदिकाल की शुक्ल बुक से हम भूमिका और आदिकाल का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। बाकी अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लास में आपने देखा होगा तो मैंने बताया है, तो होप करती हूँ कि आपने रिवाइज करके आप आए होंगे इस क्लास में, ठीक है। तो ये क्लास की टाइमिंग तो 12 बजे रहती है। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि क्लास की टाइमिंग 12 बजे ही रहती है दोपहर में। तो हम स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारी बाकी की जो क्लासेस हुई हैं उसको नहीं देखा है, क्योंकि मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है इसी हिंदी साहित्य के इतिहास की बुक की। उसमें मैंने जो भी और क्लासेस हुई है उसको भी अपडेट कर दिया है, तो आप उसको जाके देख लेना। आपको अगर रिवीजन करना है तो आप टाइम बढ़ा के भी देख सकते हो। बाकी हमने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व किया है, तो आप इस इस क्लास के खत्म होने के बाद इस बुक को अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो मैंने डिटेल में पढ़ाया है, तो आप जाके देख लेना। और टाइम बढ़ा, मतलब स्पीड बढ़ा के देखना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका देखने में। बाकी अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा। एंड अपना फीडबैक भी कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। बाकी अगर आपको क्लासेस की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। और हम पेपर सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि आप मेरे साथ एक कॉपी और एक पेन लेके बैठना। जो भी आपको नंबरिंग आप साथ में करते चलना, जो भी क्वेश्चन आपका सही हो उसको टिक करना, जो गलत हो उस पर क्रॉस लगा लेना। और देखना कि आपको कहाँ पे लग रहा है कि हम गलती कर रहे हैं, तो आप फिर से जाके उसको दोबारा रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपने अच्छे से रिवीजन किया है तो आपके क्वेश्चंस ऑलमोस्ट तो नहीं गलत होने चाहिए, कुछ हो सकते हैं शायद, बट ऑलमोस्ट नहीं होने चाहिए। तो इसी के साथ हमने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला पहला क्वेश्चन है ये। तहसील बहन सब जन मिठा थे तहसन जंपा अवहट्टा किसकी पंक्ति है? ऑप्शन ए विद्यापति, बी हेमचंद्र, सी खुसरो, डी नरपति नाथ। आपको आंसर बताना है। ये सबसे इजी क्वेश्चन है, इस पर मैंने काफी जोर देके भी बताया था कि आपसे काफी बार पीवाईक्यू में भी पूछा गया है। सो होप करती हूँ आपको इसका आंसर आता होगा। इसका आंसर हो जाएगा विद्यापति, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखो, जब आप नंबरिंग करते हुए चलोगे और आखिरी में मुझे कमेंट करके बताना कि आपके जितने भी टोटल क्वेश्चन है उसमें से कितने सही हुए। और आशा करती हूँ कि आप मुझे बताओगे, मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अभ्रंश या प्रकृत काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। ये कोटेशन किसकी है, मतलब ये पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन डी नगेंद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि हम उन्हीं की बुक से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। पर जरूरी नहीं है कि हमें हर बार ऐसा हो, ठीक है। तो आप इस बात को भी ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को क्या कहा है? विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को क्या कहा है? ऑप्शन ए काव्य भाषा, ऑप्शन बी देसी भाषा, ऑप्शन सी प्राकृत भाषा, ऑप्शन डी लौकिक भाषा। इन चारों में से आपको बताना है कि विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को क्या कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, देसी भाषा। क्वेश्चन नंबर 4, देवसेन के विषय में कथन सत्य है। इस बात को आपको क्वेश्चन में हमेशा याद रखना है कि इस तरह के क्वेश्चंस में आपको घुमा के पूछ जाता है। आप इसके आगे आपसे अगर नहीं लगा देता तो आप जल्दी जल्दी में सत्य तक पढ़ते और आप क्वेश्चन करने लग जाते। तो आपको पूरा क्वेश्चन हमेशा पढ़ना है, सत्य पूछा है, सत्य पूछा है, इसलिए। तो आपको देवसेन के विषय में कौन सा कथन सत्य है, इन चारों में से वो आपको बताना है। पहला, देवसेन ने दब सहाव प्रयास द्रव्य स्वभाव प्रकाश नामक एक ग्रंथ लिखा, जो ग्रंथ चौपाइयों में बनाया था। इनका समय अर्थात देवसेन का समय लगभग 933 ईस्वी था। श्रावकाचार्य नाम की पुस्तक इन्होंने लिखी। ये जैन कवि थे। माइल धवल ने गाथा या साहित्य के प्राकृत में श्रावकाचार्य रूपांतरित किया था। तो आपको इन चारों में से बताना है कि कौन सा सत्य है। देखो, अगर आपको इसमें से, ठीक है, जरूरी नहीं आपको सारे पॉइंट्स आते हो, सब आपको नहीं याद आ पा रहा है, एक दो भी अगर आपको आता रहता है इस तरह के क्वेश्चन में तो आप सॉल्व कर ले जाते हो, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। कैसे? आपको इनका समय तो पता ही होना चाहिए, 933 ईस्वी। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3, श्रावकाचार्य नाम की पुस्तक इन्होंने लिखी थी। अब आप सोचोगे कि देवसेन ने ये पुस्तक भी लिखी थी, लेकिन आपको आगे देखना है कि क्या लिखा है। चौपाइयों में नहीं, दोहों में थी। ऐसे बीच बीच में आपसे वर्ड हटा के दूसरा वर्ड डाल देता है एनटीए और आपको पता भी नहीं चलता है, ठीक है। तो इस वजह से पहला गलत हो जाएगा। फोर्थ, ये जैन कवि थे, बिल्कुल सही बात है। माइल धवल ने गाथा या साहित्य की प्राकृत में श्रावकाचार्य का रूपांतरण किया था। नहीं, माइल धवल ने दब सहाव प्रयास का रूपांतरण किया था, ठीक है। तो ये आपका इस वजह से ये गलत हो जाएगा। तो इसीलिए आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, ना कि आप आधा पढ़े और बस टिक लगा के चले आए। जैसे इसमें आधा सही है, इसमें भी आधा सही है, बट आगे चौपाइयों में नहीं, दोहों में। और इसको श्रावकाचार्य ने दब सहाव प्रयास का रूपांतर किया था। तो आंसर नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पंडित सहल सत्ता बखाड़ी देह रुद्र बसन न जाड़े, किसकी पंक्ति है? ऑप्शन ए तुलसी, ऑप्शन बी कड़पा, ऑप्शन सी सरहपा, ऑप्शन डी सबरपा। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, सरहपा की पंक्ति है। और मैं हम लोगों ने इसको हाईलाइट करके अच्छे से देखा भी था। सरहपा की पंक्तियां बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं याद है तो आप एक बार जाके फिर से दोहरा लीजिएगा उसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पंच विराल बौद्ध शास्त्रों में निरूपित पंच प्रतिबद्ध कौन सा नहीं है? जो हमने पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो आप इसको कर ले जाओगे कि पंच विराट बौद्ध शास्त्रों में निरूपित पंच प्रतिबद्ध कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए आलस, ऑप्शन बी चिंता, ऑप्शन सी मोह काम, ऑप्शन डी अहिंसा। ये अहिंसा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अहिंसा। अहिंसा नहीं है, बाकी ये चारों है। और पांचवा कौन सा है वो आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। अगर आपको याद है, आपका आंसर भी सही है, तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सिद्ध साहित्य में बौद्ध धर्म में कौन निर्वाण के अव्यय में आते हैं? निर्वाण के अव्यय में आते हैं बौद्ध साहित्य में, सिद्ध साहित्य में बौद्ध धर्म में। ऑप्शन ए शून्य महासुख, ऑप्शन बी शून्य धर्म महासुख, ऑप्शन सी शून्य विज्ञान महासुख धर्म, ऑप्शन डी महासुख विज्ञान शून्य। अगर आपको पता है कि कितने होते हैं अव्यय तो भी आपको एक आइडिया लग सकता है, बट आपको इसको याद भी रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बन सकता है आपसे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महासुख
विज्ञान और शून्य। ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जिमी लोड विलजई पाड़े तिमी धरणी लड़ चित्त किसकी पंक्ति है? ये मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ये लाइन आपसे मतलब हर पेपर में लगभग ऑलमोस्ट पेपर में पूछी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, कड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 10, गोरखनाथ के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? पहला, गोरखनाथ का समय राहुल सांकृत्यायन ने 10वीं शताब्दी माना है। दूसरा, गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में किया है। गोरख ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठयोग का प्रवर्तन किया है। फोर्थ, गोरख पंथ के संस्कृत ग्रंथ विवेक मार्तंड वैराट पुराण है। गोरखनाथ की हठ योग साधना ईश्वरवाद को लेकर चली है, अतः उसमें मुसलमानों के लिए आकर्षण आकर्षण नहीं था। तो आपको बताना है इसको इसमें से छाट के, ठीक है, कि कौन सा नहीं है। अब आपको इसमें एलिमिनेशन मेथड भी लगाना चाहिए, वो भी आप इसमें सीखोगे, ठीक है। जो पुराने स्टूडेंट है उनको तो पता होगा, जो नए हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखो, अपने आप से ईमानदार आप रहना। ऐसा नहीं कि आप अगर स्पीड बढ़ा के देख रहे हो तो आगे का आंसर देख लो और फिर सोचो नहीं नहीं मुझे तो आता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो आप अपने साथ बेईमानी कर रहे हो, तो उसका ध्यान आप ही को रखना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। कौन सा सही नहीं है? तो ये गलत है और ऑप्शन 2 गलत है। गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के किस भाग में किया था? किस भाग में किया था? पूर्वी भाग में किया था, ना कि पश्चिमी भाग में। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। फिर गोरखनाथ के हठ योग साधना ईश्वरवाद को लेकर चली थी, अतः उसमें मुसलमानों के लिए आकर्षण नहीं था। नहीं भाई, आकर्षण था, तो इस वजह से ये भी गलत हो जाएगा। देखते हो कितना माइनर अंतर है, तो इस वजह से आंसर कभी कभी इसी वजह से गलत हो जाते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। आंसर नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। आपको इससे 3 सही भी मिल गए। गोरखनाथ का समय राहुल सांकृत्यायन ने 10वीं शताब्दी माना। गोरख ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। गोरख पंथ के संस्कृत ग्रंथ विवेक मार्तंड वैराट पुराण है। मतलब मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अच्छा उससे न्यूटन वाला क्वेश्चन है, इस बार वो भी आए थे काफी, तो इस वजह से मैंने इसको भी रखा है। ए और आर में से कौन सा सही है और क्या एक दूसरे की व्याख्या करते हैं? ए, नाथपंथी के जोगी कान के लौ में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी भारी कुंडल पहनते हैं, इससे कनपटे इससे ये कनपटे कहलाते हैं। रीजन रीजन नाथ संप्रदाय के सिद्धांत ग्रंथों में ईश्वरोपासना के बाह्य विधानों के प्रति उपेक्षा प्रकट की गई है। घट के भीतर ही ईश्वर को प्राप्त करने पर जोर दिया गया है। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। ए और आर दोनों सही है, बट ए आर की सही व्याख्या नहीं करता, मतलब एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं करता है, तो इस वजह से हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। नेक्स्ट, देवसेन की रचना है। देवसेन की रचना आपको बतानी है। कुमारपाल चरित, कुमारपाल प्रतिबोध, प्रबंध चिंतामणि, डी हमें दास। ये दोनों आपस में काफी मिलती जुलती रचनाएं हैं, तो ये कंफ्यूज करती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, कुमारपाल चरित, आंसर नंबर 1। अब आपको बताना है कि कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है। आप मुझे कमेंट करके ये बताओगे, और जो मैंने एक पहले क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, उपयुक्त में से कौन सा सही है? विसल देव रासो के रचनाकार नरपति नाल है। ग्रंथ का निर्माण 1212 ईस्वी में हुआ था। यह 200 पृष्ठों का छोटा सा ग्रंथ है जो वीर गीत के रूप में है। विसल देव रासो 4 खंडों में है। यह काव्य 2000 चरणों में संपन्न हुआ है। श्रृंगार रस की दृष्टि से विवाह और रूठ कर विदेश जाने की मनमाना वर्णन है। विसल देव रासो की भाषा साहित्यिक।
तो इन चारों में से आपको ऑप्शन में छाट के बताना है। ये क्वेश्चन भी आप मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लो, ऑलमोस्ट आपसे पूछा ही जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? जैसे आपको अगर इनके रचनाकार पता है और रचना पता है, ऑप्शन ए तो सही है, मतलब वन सही है। तो देखो आपकी पहला किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, तो आपका ये और बी और डी कट गए, ठीक है। उसके बाद आपको छाटना है। जैसे यह 200 पृष्ठों का छोटा ग्रंथ है जो वीर गीत के रूप में है। अब आपको क्या लगता है कि ये सही है कि गलत? ये हो जाएगा गलत। तो आपका सेकेंड ऑप्शन ये गलत हो गया। तो आपको देखना है कि दूसरा ऑप्शन किसमें है। दूसरा ऑप्शन सी में है, तो ये भी गलत हो गया। तो आपके पास कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ सही है, ठीक है, अभी तो गलत है। थर्ड, चार, पहला विसल देव रासो 4 खंडों में है। यह काव्य 200 चरणों में संपन्न हुआ है, ये तो सही है। श्रृंगार रस की जैसे मनमाना वर्णन है, ये भी सही है। फिफ्थ ये गलत है क्योंकि इसकी भाषा साहित्यिक नहीं राजस्थानी कही गई है, ये तो गलत हो जाएगा। तो दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा ये सही होगा। तो आंसर नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। एक मिनट देख, पहला, ठीक, ठीक है, ठीक है, सही है। ये सी नहीं, ये सी नहीं, ये ए होगा। सही है भाई, ए, ऑप्शन ए ही सही है। वो लग रहा है मैं राइट हो गया, गलती से लिख गया सी, बट ए ही सही सही आंसर है। पहला, तीसरा और चौथा, यही तीनों सही है। ये 200 पृष्ठों का नहीं, 100 पृष्ठों का छोटा सा ग्रंथ है और इसकी भाषा साहित्यिक नहीं राजस्थानी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, रघुना रघुनाथ चरित हनुमंत कृत भूप भोज उद्ध प्रिय जिमी, उक्त पंक्तियां किस रचना से है? आपको आंसर बताना है। इन चारों में से किस रचना से है? ये हो सकता है बहुत लोगों को ना आए, बट इसका आंसर बहुत इजी है। इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, पृथ्वीराज रासो की ये पंक्ति है जो चंद्र बरदाई ने अपनी रचना को अपने पुत्र को सौंप दिया था। उन्हीं उन्हीं की पंक्तियां हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं, इनकी रचना प्रथम महाकाव्य है। इन चारों में से आपको बताना है आंसर। विद्यापति, मधुकवि, मधुकर कवि, जगनिक, चंद्र बरदाई। मोस्ट इजिएस्ट क्वेश्चन, ये आपका गलत नहीं होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, चंद्र बरदाई। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, यदि यह ग्रंथ साहित्यिक प्रबंध पद्धति पर लिखा गया होता तो कहीं न कहीं राजकीय पुस्तकालयों में इसकी कोई प्रति रक्षित मिलती। यह कथन किसने किस रचना के बारे में कहा है? ये कोटेशन किस रचना के बारे में है, आपको यही बताना है। जयचंद्र प्रकाश, विसल देव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, परमाल रासो, जिसे हम आला खंड के नाम से भी जानते हैं। इसका मूल रूप में नाम परमाल रासो है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा और ये आपका भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। यह कोटेशन किसका है, मतलब ये कथन किसका है? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, राहुल सांकृत्यायन या शुक्ल? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, शुक्ल।
ठीक है, और ये भी आपसे कोटेशन इम्पोर्टेंट है, ठीक है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। खुसरो के बारे में कौन सा कथन सही है? सही बताना है इसमें आपको। इन्होंने बलबन से लेकर अलाउद्दीन कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक कई बादशाहों का शासन देखा था। ये बड़े विनोदी मिलनसार स्वभाव नहीं थे, ये फारसी के कवि थे। इनकी मृत्यु संवत 1381 में हुई थी। खुसरो का लक्ष्य धर्म प्रचार करना था। खुसरो की पहेलियां मुकरी बोलचाल की भाषा में थी। आपको इनमें से सही बताना है कि कौन सा सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1। पहला, इन्होंने बलबन से लेके अलाउद्दीन कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक कई बादशाहों का शासन देखा था। फिर थर्ड, इनकी मृत्यु संवत 1381 में हुई थी। फिर फिफ्थ, खुसरो की पहेलियां मुगली बोलचाल की भाषा में थी। ये धर्म प्रचार करने वाले नहीं थे। धर्म प्रचार कबीर करते थे, न कि ये धर्म प्रचारक नहीं थे। और ये बड़े विनोदी मिलनसार स्वभाव के थे। ये नहीं यहाँ से हट जाएगा, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये फारसी के अच्छे कवि थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें पढ़कर, उन्हें चढ़ाकर, जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों के आध्यात्मिक संकेत बताए, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी सूर आदि कृष्ण भक्तों की श्रृंगारी पदों की भी ऐसे लोग आध्यात्मिक व्याख्या चाहते हैं। ये कथन किसका है? शुक्ल, अजय प्रसाद द्विवेदी, ग्रियर्सन, रामविलास शर्मा। मुझे लगता है ये आप लोग बता लोगे, क्योंकि हम लोग शुक्ल की बुक ही सॉल्व कर रहे हैं, तो शुक्ल का ही ये कथन है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विद्यापति के विषय में सत्य नहीं है। अब आपको सत्य नहीं बताना है। पहला, पदावली के कारण ये मैथिल पोपड़ी कहलाए। विद्यापति शायर थे, इन्होंने पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है। विद्यापति को भक्ति काल की परंपरा में समझा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने नायक नायिका राधा कृष्ण को रखा है। विद्यापति के अपभ्रंश की यह है कि भाषा देशज शब्दों से अधिक भरी हुई है और तत्सम संस्कृत शब्दों का वैसा बहिष्कार नहीं है। ये नहीं होगा, वैसा बहिष्कार नहीं है। आपको इन चारों में से बताना है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3। मतलब ये सही नहीं है, बाकी सब सही है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। विद्यापति को भक्ति काल की परंपरा में नहीं समझा जा सकता, क्योंकि इन्होंने नायक नायिका सिर्फ राधा कृष्ण को रखा है, इसलिए इनको भक्ति काल की परंपरा में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इन्होंने भक्ति रस को नहीं, प्रेमत्व को क्या बोलते हैं अपनाया था, इस वजह से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, किसने बिहारी और मैथिल को मागधी से निकली होने के कारण हिंदी से अलग माना है? शुक्ल ने, विद्यापति ने, ग्रियर्सन ने, खुसरो ने। इसका आंसर आपको बताना है। किसने मैथिल को मागधी से निकली होने के कारण हिंदी से अलग माना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3, ग्रियर्सन ने। क्वेश्चन नंबर 22, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेस। पंक्ति किसके उपलक्ष्य में कही गई है? तो यहाँ खुसरो लिखा है, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हो, अगर आपने ध्यान से क्लासेस देखी थी तो। इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, निजामुद्दीन। उनके जो गुरु थे, उनकी जब मृत्यु हुई थी, तो उसके उपलक्ष्य में उन्होंने ये लिखा था। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। नाथ न बिंदु न रवि न शशि मंडल, चराऊ सहाबे मुकल। किसकी पंक्ति है? डोम्बिपा, सरपा, कड़पा, कुकुरिपा। इन चार में से आपको बताना है कि ये किसकी पंक्ति है। ये अभी लेटेस्ट पीवाईक्यू में भी आया था ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, सरपा। देखो, सरपा की पंक्ति इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से देख के ही जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 24, आधुनिक काल के प्रारंभिक प्रकाशन लिखते समय किसने शुक्ल की सहायता की थी? मिश्र बंधु, केदारनाथ पाठक, बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नरेश त्रिपाठी। इन चारों में से आपको बताना है किसने उनको आधुनिक काल के प्रारंभिक प्रकाशन लिखते समय मदद की थी।
देखो ये भूमिका से क्वेश्चन है, ठीक है, भूमिका से भी क्योंकि क्वेश्चंस काफी बनते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, केदारनाथ पाठक। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, केदारनाथ पाठक। ग्रेसन का मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्थर्न इंडिया कब प्रकाशित हुआ था? 1883, 1913, 1889, 1929। आपको बताना है इन चारों में से इसका प्रकाशन वर्ष, और ये काफी बार पूछा जाता है आपसे। ग्रेसन का है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा 1889। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। शुक्ल ने साहित्यिक पुस्तकों में रखा है, शुक्ल ने साहित्यिक पुस्तकों में रखा है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विजयपाल रासो, कीर्तिलता, विशलदेव रासो, हमीर रासो, कीर्ति पताका। इन चारों में से बताना है कि, इन पांचों में से बताना है कि शुक्ल ने साहित्यिक पुस्तकों में किसे रखा था। और पढ़ाते समय मैंने बताया भी था कि इसमें से क्वेश्चन आपसे बन सकता है और शायद आगे बने भी। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3, विजयपाल रासो, कीर्तिलता, हमीर रासो और कीर्ति पताका। ठीक है, ये चारों को साहित्यिक पुस्तकों में रखा है, विशल देव रासो देश भाषा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। शुक्ल ने आदिकाल के ग्रंथों को व्यवस्थित कीजिए, मतलब आदिकाल के प्रकरणों को, सॉरी ये ग्रंथ हो गया, प्रकरणों को व्यवस्थित कीजिए। सामान्य परिचय, देश भाषा काव्य, अभ्रंश काव्य, उत्कल रचनाएं। देखो ये बेसिक क्वेश्चन है, ये तो नहीं गलत करना चाहिए, आपको प्रकरण का नाम तो याद ही होना चाहिए। ठीक है, शुरुआत में वैसे काफी लोगों के गलत हो जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। सबसे पहले आएगा सामान्य परिचय, फिर आएगा अभ्रंश, फिर आएगा देश भाषा, फिर सबसे लास्ट में उत्कल रचना। तो आंसर नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट, एक ही काल और एक ही कोटि की रचना के भीतर जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की परंपराएं चली हुई पाई गई है, वहाँ अलग अलग शाखाएं करके सामग्री का विभाग किया गया है। शुक्ल ने यहाँ किस काल के लिए कहा है, मतलब शुक्ल जी ने यह कथन किस काल के विषय में कहा है? वीर गाथा काल, रीति काल, भक्ति काल, आधुनिक काल। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, भक्ति काल। भक्ति काल के लिए इन्होंने कहा है, क्योंकि उसमें काफी प्रकरण में विभाजित हुई है चीजें, एक ही शाखा में दो। क्वेश्चन नंबर 29। किस काल में सबसे प्रधान साहित्यिक घटना हुई है? ये भी आपसे आने वाला क्वेश्चन, आने वाले टाइप वाला क्वेश्चन है। ठीक है, वन लाइनर में बन सकता है। वीर गाथा काल, आधुनिक काल, भक्ति काल या रीति काल। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन से काल में सबसे प्रधान साहित्यिक घटना हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आधुनिक काल, क्योंकि आधुनिक काल में गद्य साहित्य का की शुरुआत हुई थी एक तरीके से। क्वेश्चन नंबर 30। मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का ढांचा खड़ा करना था, न कि कवि कीर्तन करना था। यह कथन किसने और किस काल के लिए कहा है? देखो किसने तो आप बता देते आराम से, पर किस काल के लिए कहा है ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। शुक्ल आधुनिक काल के लिए, बच्चन सिंह रीति काल, शुक्ल भक्ति काल, डी बच्चन सिंह आधुनिक काल। तो आपको चारों में से बताना है कि किस काल के लिए किसने कहा है। तो किसने कहा ये तो आपको पता लग गया होगा, बट किस किस काल के लिए कहा है ये जिसने भी ध्यान से पढ़ाई की है उसको पता होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1। कुछ तो गलत है इसमें, ओके सॉरी, यहाँ आधुनिक काल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे रीतिकाल हो जाएगा, ये रीतिकाल यहाँ हो जाएगा। मैं इधर बता देती हूँ आपको, ये रीतिकाल यहाँ होगा
शुक्ल जी ने, मैं आपको बोल के बता देती हूँ, शुक्ल जी ने रीतिकाल के लिए इसको कहा था। ये लग रहा है ये ऊपर नीचे हो गया। शुक्ल जी ने रीतिकाल के लिए इस कोटेशन को बोला था और मैंने आपको प्रेस करके बताया भी था इसको, ठीक है, कि इसको आप ध्यान रखना। यहाँ मिसप्रिंट है, बट शुक्ल जी ने कहा था और रीतिकाल के लिए कहा था। क्वेश्चन नंबर 31, रचनाओं को सुमेलित करना है। सुमेलित वाले क्वेश्चन भी आते हैं, तो बताइए। योगसार, मधुकर कवि, शावकाचार, देवसेन, कुमार व्यासो, जो इंदु, जय चंद्र प्रकाश, दलपति विजय, जय मयंक, जस चंद्रिका, भट्ट केदार। ये आपके ऑप्शंस हैं, तो आप ऑप्शन इधर वाला ऊपर लिखा है और ये जो ये आपके ऑप्शंस में लिखा है, तो आप बताइए इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो आपका हो जाएगा आंसर नंबर डी। योगसार जो इंदु की है, शावकाचार देवसेन की है, कुमान रासो दलपति विजय की है और जय चंद्र प्रकाश ये भट्ट केदार की है और जय मयंक जस चंद्रिका ये मधुकर कवि की है। तो ये आपका आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से सही अर्थ बताइए। मतलब ये आपको पंक्ति दी गई है, इनमें इसका अर्थ आपको बताना है। भला हुआ जो मारिया डैश 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 देव। देखो आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर आपको पंक्ति याद है तो आप आंसर बता ले जाओगे। इतने से ही आपको गेस करना पड़ेगा अपने दिमाग को लगा के कि क्या इनमें से सही हो सकता है। ये वैसे काफी फेमस लाइन है, तो हो सकता है आप बता ले जाओ, ठीक है। बाकी ये है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1, मतलब आंसर नंबर ए। भला हुआ जो मारा गया हे बहन हमारा गंध, यदि वह भागा हुआ घर आता तो मैं अपनी समवयस्काओं से लज्जित होती। तो ये आप उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये और आपको बताना है कि ये पंक्ति है किसकी, ये पंक्ति है किसकी, ये भी आप कमेंट करके बताओगे। तो टोटल आपके 3 क्वेश्चंस हो गए जो आपको कमेंट करके बताना है। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो तो आप बताओगे, नहीं तो भाई अपना घाटा करो भाई, हम क्या कर सकते हैं उसमें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, सिद्धों में सबसे पुराने योगी कौन हुए? सबरपा, गोरखनाथ, सरपा, लूपा। सिद्धों में चारों में से कौन से सबसे पुराने योगी माने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3 सरपा। नेक्स्ट, गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? मतलब गोरखनाथ के गुरु कौन थे? आदिनाथ, जलंधर नाथ, मच्छंदर नाथ, चरपटी नाथ। इन चारों में से आपको बताना है। आदिनाथ, जलंधर नाथ, मच्छंदर नाथ और चरपटी नाथ। चलो इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी। आपने क्लास अगर अभी तक देखी है तो आप मुझे कमेंट करके इसका भी आंसर बताओगे। तो टोटल आपके पास 4 क्वेश्चन हो गए जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो मैं इसका ऑप्शन आपको नहीं दिखाऊंगी। सो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो उम्मीद करती हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी, क्वेश्चन पसंद आए होंगे। आपका जैसा फीडबैक रहा होगा आप मुझे कमेंट करके बताना, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए वो भी आप मुझे कमेंट करके बताना। मुझे भी अच्छा लगेगा कि अगर आप साथ साथ सॉल्व कर रहे थे तो आपको क्वेश्चन आ रहे थे या क्या आपको लग रहा था, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपने अभी तक क्लासेस नहीं देखी हमारी, जो स्टार्ट से इस बुक को मैंने पढ़ाया है अच्छे से इलेबोरेट करके, तो आप पढ़ लीजिएगा और क्लास को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिएगा। बाकी हम आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। होप करती हूँ आपको क्लास अच्छी लग रही होगी और आपने यहाँ तक क्लास देखा होगा, और मुझे आप भाई कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही है। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट क्लास में। बाकी अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना, आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिल जाएगी उससे। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, धन्यवाद।